मध्य प्रदेश में चलाई जा रही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के संबंध में कई सवाल आपके मन में आते होंगे। उन सभी सवाल इसमें बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे सवाल का बताने की कोशिश करूंगा कि जिनका जवाब आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ फ्री में अवेलेबल कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर इस पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब पहला इसमें सवाल दिया गया है कि योजना का उद्देश्य क्या है। तो योजना के उद्देश्य के बारे में जैसे बताया गया है कि पोषण स्तर में सुधार करना है, परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करना ही इसका जो मेन उद्देश्य रखा गया है। योजना अंतर्गत हितग्राही की पात्रता क्या निर्धारित की गई है, मतलब किस उम्र की महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी। तो इसमें सिंपल लिखा हुआ है ऐसी महिला जिनका जन्म 1 जनवरी 1963 के पश्चात हुआ हो परंतु 1 जनवरी 2000 के बीच में हुआ हो और मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी महिला होना चाहिए। वो महिला विवाहित होना चाहिए, जिसमें विधवा महिला को भी इसमें शामिल किया गया है। तलाकशुदा महिला को जिसका तलाक हो चुका है वो भी इसके लिए पात्र माने जाएंगे। एवं परित्यक्ता जो महिला छूटी हुई हैं, जो नहीं जा रही हैं, ऐसी महिला भी इसके लिए पात्र होंगी। ये आवेदन 2023 के लिए जो उम्र निर्धारित की गई है 1 जनवरी 1963 से लेके जिसके बाद में जन्म हुआ है और 1 जनवरी 2000 के बीच में अगर उनका जन्म हुआ है तो ये महिला इनके लिए पात्र होगी। अब जैसे अगले साल इसके जब आवेदन होंगे तो 1 जनवरी 2001 का जिसका जन्म होगा वो भी इसके लिए पात्र हो जाएंगे। इस तरह से इसकी जो उम्र है न्यूनतम 23 और अधिकतम 59 वर्ष रखी गई है। अब इसमें लिखा है कि योजना अंतर्गत परिवार की आय सीमा का भी कोई प्रावधान है। तो जैसा कि आपको पता है कि इसकी ऐसी महिला जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक ना हो तो ऐसी महिला इसके लिए पात्र होंगे। और क्या आयकर दाता होने पर भी लाभ मिलेगा, पता है इसमें पहले ही बताया गया है कि ऐसी कोई सी महिला जिसके परिवार का कोई आयकर दाता सदस्य है तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। योजना अंतर्गत आयकर दाता क्या है, तो आपको पता है जो आयकर रिटर्न भरते हैं, जिनकी आय अधिक होती है वो आयकर रिटर्न भरते हैं, वो अगर भरते हैं तो वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन बताया गया है शासकीय सेवा में कार्यरत महिला को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसका जवाब है नहीं। यदि आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम मंडल या स्थानीय निकाय में नियमित या स्थायी कर्मी या संविदा कर्मी के रूप में नियोजित है या सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे कोई भी वहाँ पात्र नहीं होंगे। परंतु मान सेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगे। ये इस तरह की एक दी गई है, आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद में आगे है क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका या आशा कार्यकर्ता अथवा अन्य मानसेवी कर्मी योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या फिर सहायिका है या आशा कार्यकर्ता है तो वो इसके लिए पात्र माने जाएंगे। इसके बाद में मानसेवी कर्मी योजना अंतर्गत भी उसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आवेदिका किसी अन्य योजना में लाभार्थी है, उसको उस योजना से प्रतिमाह 1000 रुपये से कम राशि प्राप्त हो रही है, तो क्या आवेदिका इस योजना के लिए पात्र है? जी हाँ, बिल्कुल इसका जवाब है हाँ, आप इसके लिए पात्र हैं। किसी भी महिला को किसी भी योजना के अंतर्गत अगर 1000 रुपये की राशि से कम रुपए मिल रहे हैं तो वो उसके लिए पात्र है। लेकिन इसका ये रहेगा कि अगर आपको जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, किसी भी योजना अंतर्गत अगर आप फॉर एग्जांपल आपको 600 रुपये की राशि मिल रही है, अब उसमें 400 रुपये घट रहे हैं तो 1000 रुपये की राशि आपको जोड़कर टोटल 1000 रुपये कर दिए जाएंगे। 1000 से राशि अधिक नहीं मिलेगी, टोटल 1000 रुपये की राशि आपको मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन दिया गया यदि आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य स्थानीय निकाय में जनप्रतिनिधि है तो क्या योजना का लाभ मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई पार्षद है या फिर कोई अध्यक्ष है या फिर कोई सरपंच है, इस तरह से अगर कोई जनप्रतिनिधि भी है तो क्या योजना का लाभ मिलेगा। इसका जवाब है नहीं। ऐसे कोई भी सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि है तो इसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो पंच और उपसरपंच अगर हैं तो वो उसके लिए पात्र माने जाएंगे। इनको छोड़कर अगर कोई भी है तो वो लाभ नहीं मिलेगा। अगले क्वेश्चन में यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक या केंद्र राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या संचालक के सदस्य हो तो आवेदिका का लाभ ले सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। ऐसे अगर कुछ भी है तो उनको लाभ नहीं मिलने वाला है। योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका के किन किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता। प्रमाण पत्र किसी भी तरह के लगने वाले हैं तो इसका जवाब है किसी भी तरह का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। सिर्फ इसका जो प्रपत्र बताया गया है वो प्रपत्र भरकर आपको देना होगा। इसमें कोई आपका आय, निवासी, इस तरह के कोई भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर बताया गया ये जो प्रपत्र है वो कहाँ पर मिलेगा। तो ये प्रपत्र आपको पंचायत कार्यालय में, वार्ड कार्यालय में या फिर जहाँ पर भी शिविर लगाए जाएंगे वहाँ या फिर आंगनबाड़ी केंद्र पर आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों प्रपत्र, जो पुराना है वो, उसके बाद में जो नया प्रपत्र आया है वो दोनों आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
अभी अगला क्वेश्चन है, आवेदक को अपने आवेदन हेतु जानकारी का प्रपत्र ऑनलाइन प्रविष्टि कहाँ करानी होगी। मतलब जैसे आपने फॉर्म को ऑफलाइन भर लिया है, ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है फॉर्म जब आप ऑफलाइन भर लेंगे इसको कहाँ ले जाना है। इसको भरने के बाद जहाँ पर भी इसके कैंप लगाए जाएंगे, जैसे शहरी क्षेत्र है तो उसके वार्ड में कैंप लगाए जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र है तो उसके ग्राम पंचायत में इसके वार्ड कैंप लगाए जाएंगे। आपको वहाँ पर जाना होगा आपका प्रपत्र को लेकर और वहाँ पर इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि करानी होगी। जिस महिला का ये फॉर्म फिलअप करना है लाडली बहना योजना का, उनको स्वयं को जाना होगा, उनका एक लाइव फोटो भी लिया जाएगा। इसके बाद में योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु तो आवेदिका को किन किन दस्तावेज या जानकारी की आवश्यकता होगी। इसमें लिखा है आवेदिका के पास समग्र आईडी होना चाहिए, व्यक्तिगत पर्सनल आईडी, आधार कार्ड होना चाहिए, स्वयं का आधार लिंक डीबीटी इनेबल बैंक खाता होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए क्योंकि उस पर एक OTP आएगा। इस तरह से ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, आपकी समग्र आईडी और आपका आधार कार्ड और आपका बैंक खाता नंबर, मोबाइल साथ में ले जाना होगा आपको। क्वेश्चन में बताया गया योजना अंतर्गत परिवार से आशय क्या। परिवार का मतलब ये है कि पति पत्नी और उसके बच्चे, इसमें एक परिवार आ गया। अब इसमें बहुत सारे यूं भी हो सकता है कि एक परिवार में उसके 2 लड़के हैं जिनकी शादी भी हो चुकी है, उनके भी बच्चे हैं, तो उसको भी सभी को लाभ दिया जाएगा। जैसे एक परिवार में एक सास है और 2 उसकी बहुएं हैं, तो एक सास और 2 बहुओं दोनों को उसका लाभ दिया जाएगा। आपको इसके लिए परिवार आईडी अलग कराने की ज़रूरत नहीं है, एक ही परिवार आईडी से आपका काम हो जाएगा। अगला है इसमें आधार लिंक डीबीटी इनेबल बैंक खाते से आशय क्या है। लिंक डीबीटी इनेबल बैंक खाते से आशय है कि आधार कार्ड से आपका खाता लिंक होना चाहिए, क्योंकि जो आपका पेमेंट है यानी जो 1000 रुपये की राशि है वो आधार कार्ड के माध्यम से ही दी जाएगी। जैसे अगर आप भी किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं जैसे ऑनलाइन UPI के माध्यम से, तो आप जैसे उनका खाता नंबर टाइप करते हैं फिर उसी खाते में उनका पेमेंट कर दिया जाता है। इसमें इस तरह से नहीं रहेगा, इसमें जो आपका आधार कार्ड नंबर टाइप किया जाएगा, जो खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होगा डीबीटी इनेबल होगा उसी खाते में आपका पेमेंट मिलने वाला है। इसलिए आप अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करा लें, साथ में डीबीटी इनेबल भी करा लें। किस तरह से कराना है उसका एक वीडियो हम बना चुके हैं, वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उसे देख कर अपने खाते को आधार से लिंक साथ में डीबीटी इनेबल भी करा सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर डीबीटी इनेबल की प्रोसेस भी बताई गई किस तरह से कर सकते हैं। आप बैंक शाखा में जाकर एक फॉर्म इसका जो होता है वो फॉर्म भरकर वहाँ से इनेबल करा सकते हैं। और इसके बाद में अगले क्वेश्चन है, यदि आवेदिका और उसके पति अथवा परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के साथ संयुक्त खाता है तो योजना अंतर्गत पात्र होने पर उक्त खाते में राशि प्राप्त कर सकती है। जी बिल्कुल नहीं। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है यानी संयुक्त खाता है तो वो उसमें नहीं लगेगा। इसके लिए आपको अलग से ही एक खाता खुलाना होगा, उसी में आपका पेमेंट आएगा। अगर आप जॉइंट अकाउंट लगाते हैं तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले, इसलिए आप पहले अपना पर्सनल सेफ खाता खुलवा लें। समग्र पोर्टल EKYC से क्या मतलब है, यानी आपकी समग्र पोर्टल EKYC यानी आपके समग्र आईडी में और आधार कार्ड में आपकी जानकारी सेम होना चाहिए। समग्र EKYC आप किस तरह से कर सकते हैं इसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप उसको वीडियो को देखकर इसका अपना स्वयं का EKYC कर सकते हैं निःशुल्क। इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप नज़दीकी लोकसभा केंद्र या MP ऑनलाइन पर भी जाकर अपना EKYC करा सकते हैं, वहाँ पर भी EKYC आपका किया जा सकता है, या फिर आप स्वयं से भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस पूरी बताई गई है, प्रोसेस आप हमारे वीडियो को देखकर भी समझ सकते हैं, या फिर आप इसमें चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, यदि आवेदिका की समग्र आईडी एवं आधार कार्ड में पृथक पृथक यानी अलग अलग जानकारी दर्ज है तो आवेदिका समग्र पोर्टल में अपने EKYC कैसे सत्यापित कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक आखिरी में लास्ट में जब EKYC करते हैं तो आपको एक ऑप्शन आता है, आप अगर उस पर टिक लगा देते हैं तो आपकी समग्र आईडी और आधार कार्ड में सेम डाटा कर दिया जाता है और आपका EKYC भी पूर्ण कर लिया जाता है। अब इसमें अगला है, क्या योजना अंतर्गत फॉर्म भरने अथवा समग्र EKYC पूर्ण कराने तो आवेदिका को कोई शुल्क देना होगा। इसमें जी नहीं, दोनों सेवाएं निःशुल्क है, आप निःशुल्क इसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको जब फॉर्म भरने जाएंगे तो फॉर्म भरने का भी कोई शुल्क नहीं देना है और EKYC का भी कोई शुल्क नहीं लगता है, वो भी सरकार द्वारा फ्री में किया जा रहा है। और इसमें अगला क्वेश्चन है, क्या यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य योजना अंतर्गत अपात्रता रखने वाली श्रेणी में आता है परंतु वह आवेदिका के परिवार समग्र आईडी में सम्मिलित नहीं है तो क्या आवेदिका उस व्यक्ति के कारण योजना अंतर्गत अपात्र मानी जाएगी। जी नहीं, आवेदिका का स्वयं का या परिवार समग्र आईडी में सम्मिलित सदस्य योजना अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं तो अपात्रता की श्रेणी की शर्तें पूरी करते हैं तो आवेदिका का योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्र होगी। मतलब आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी महिला के ससुर जी किसी गवर्नमेंट जॉब में है और तो उसके हिसाब से अगर आपकी एक ही समग्र आईडी है और उसी में आपका भी नाम जुड़ा है, उसमें ही आपके ससुर जी का सासू माँ का नाम जुड़ा हुआ है, तो आपकी जो सासू माँ है उनको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसका लाभ मिल पाएगा। चाहे आपकी ससुर जी गवर्नमेंट जॉब में या कुछ में भी हों तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसका लाभ मिल पाएगा। लेकिन क्योंकि आपके पति किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, इसलिए आपको इसका लाभ मिल पाएगा। इसी तरह से अगर आपकी जो आईडी में उनका नाम जुड़ा है
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ही परिवार आईडी में आपका नाम जुड़ा है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपको लाभ मिल जाएगा लेकिन उनको लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। अगला है, क्या सदस्य समग्र एवं परिवार समग्र आईडी नहीं होने पर आवेदन नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल सही है। अगर आपकी समग्र आईडी नहीं है, परिवार आईडी नहीं है, तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको समग्र पोर्टल पर जाकर या तो खुद आवेदन कर सकते हैं या फिर अपनी ग्राम पंचायत, नगर निगम, जहाँ पर भी आपका समग्र काम चल रहा है, आप वहाँ जाकर अपनी समग्र आईडी बनवा सकते हैं। समग्र में वैवाहिक स्थिति गलत दिखाई दे रही है तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपकी जो समग्र आईडी में वैवाहिक स्थिति में वैवाहिक होना जरूरी है, यानी मैरिड स्टेटस यस होना चाहिए। अगर अनमैरिड वहाँ पर समग्र आईडी में दिखा रहा है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप अपने ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में जाकर अपनी वैवाहिक स्थिति बदलने के लिए अनुरोध कर सकते हैं कि हमारा जो मैरिड अनमैरिड स्टेटस है उसको मैरिड कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, आपका आवेदन नहीं किया जाएगा। इसलिए आप अपना मैरिड स्टेटस यस जरूर करा लें। अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि आधार में जेंडर या जन्म तिथि गलत दिखाई दे रहा हो तो इसके लिए क्या करना होगा? यानी आपके समग्र आईडी में सही है लेकिन आधार कार्ड में गलत है, तो आपको अपने आधार कार्ड को नज़दीकी आधार सेंटर पर जाकर इसे अपडेट कराना होगा। समग्र में KYC हो गया, आधार बैंक खाता से जुड़ा या लिंक नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? अब आपका समग्र KYC तो हो गया है, आधार कार्ड जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपको बैंक में एक आवेदन देना होगा। उसके लिए DBT इनेबल भी आपको कराना होगा। आप आवेदन दे देंगे आधार लिंक का, और DBT इनेबल का वाला फॉर्म भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उस फॉर्म को भरकर आपको अपने बैंक में दे देना होगा, वहाँ से आपका आधार लिंक भी कर दिया जाएगा, साथ में आपका DBT इनेबल भी कर दिया जाएगा। आधार बैंक में लिंक है, DBT सक्रिय नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होगा? अब इसमें जैसे बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड तो लिंक है लेकिन DBT इनेबल नहीं है, तो उसके लिए भी आपको फॉर्म भरकर बैंक में देना होगा कि हमारा आधार कार्ड तो लिंक है लेकिन DBT इनेबल भी कर दीजिए, तो वहाँ से बैंक द्वारा DBT इसका इनेबल कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवेदन की स्थिति कैसे देख सकते हैं आप? जैसे आपने आवेदन तो कर दिया, जहाँ कैंप लगाए जाएंगे वहाँ पर आपको आवेदन कर दिया जाएगा, आपको पावती भी दे दी जाएगी, लेकिन आप इसका स्टेटस कैसे देख सकते हैं कि आपका आवेदन अभी किस लेवल पर पहुंचा है, अभी अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, इसका पैसा कब मिलेगा, किस तारीख को आएगा, कितनी किस्त आ गई है, ये आप कैसे देख सकते हैं? तो उसके लिए इसका जो वेबसाइट आप देख सकते हैं cmladlibehna.mp.gov.in वाली वेबसाइट इसकी बनाई गई है, वेबसाइट बना दी गई है, लेकिन अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया है। जैसे ही लॉन्च हो जाती है वहाँ पर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, वहाँ पर आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा या फिर समग्र आईडी आप देना होगा। उसके बाद में जो भी आधार का समग्र आईडी में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP के माध्यम से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसका भी वीडियो जैसे ही पोर्टल लॉन्च कर दिया जाएगा आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है? इसमें 30 अप्रैल 2023 आवेदन करने की अंतिम तिथि है, 2023 के लिए, अगले साल के लिए नहीं है। इसके बाद में किसी अपात्र आवेदिका के लिए आपत्ति कैसे ली जा सकती है? जैसे अगर किसी गलत महिला ने फॉर्म भर दिया है जो उसके लिए पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया है, तो उसके लिए आपत्ति कैसे ली जा सकती है? तो इसमें लिखा है, पंजीयन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर दिनांक 1 मई 2023 को पोर्टल पर एक सूची प्रकाशित की जाएगी कि इतने लोगों का आवेदन किया गया है। सूची में आवेदिका का नाम आपको ढूंढना होगा। सर्च करने के पश्चात आवेदिका की जानकारी देख सकते हैं और 1 मई से 15 मई तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आप जहाँ पर आपने आवेदन किया होगा वहाँ पर जाके आप बता सकते हैं कि इनको लाभ नहीं मिलना था लेकिन इन्होंने गलत फॉर्म भर दिया है, आप वहाँ से आपत्ति ले सकते हैं। आपत्ति का निराकरण 16 से 30 मई के बीच में कर दिया जाएगा। पात्र महिलाओं को खाते में राशि कब ट्रांसफ़र की जाएगी? तो जैसा ही आपको पता है कि पहली जो किस्त है इसकी 10 जून को आ जाएगी, और ऐसे ही जो हर महीने की 10 तारीख को आपकी राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। 10 तारीख में अगर किसी तरह की छुट्टी आ जाती है या संडे आ जाता है, बैंक हॉलीडे किसी भी तरह का आ जाता है, तो ये 1-2 दिन डिले हो सकता है। 1-2 दिन बाद यानी 11, 12, 13, 14 में इस तरह से उसकी किस्तें डाल दी जाएगी। प्राप्त राशि का स्टेटस कैसे देख सकते हैं कि आपको कितनी राशि मिली है? तो उसके लिए प्राप्त राशि का स्टेटस देखने के लिए भी पोर्टल पर उपलब्ध इसका एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। आप वहां से अपना समग्र आईडी वगैरह डालकर और मोबाइल नंबर डालकर OTP आएगा, उसको आप देख सकते हैं कि आपको कितने रुपए की राशि मिल गई है और कितनी किस्त मिल चुकी है। इस तरह से आप उसमें देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर जल्द मिल जाएगा। सो ये बहुत सारे इतने सारे सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे हैं, इन सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।